हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं चेकलिस्ट नंबर 1 आशीष अरोड़ा सर की। जैसे जो मॉड्यूल्स थे वो हमने डिस्कस किए थे, 6 से 7 किए थे, और आपकी चेकलिस्ट है वो जैसे 281, 280 नंबर, 282, ये 3-4 चेकलिस्ट हमने की थी वहाँ पे। लेकिन अब मुझे लगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे ये 2022 की, जहाँ से उन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट चेकलिस्ट देनी आपको 2022 में स्टार्ट की थी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब तक लगभग 282 चेकलिस्ट आपकी हो चुकी हैं, तो वो पूरी कंप्लीट चेकलिस्ट की वीडियो करेंगे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। फर्स्ट चेकलिस्ट स्टार्ट करते हैं। आपको ये सारी चेकलिस्ट कंप्लीट करनी है। हर चेकलिस्ट में 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं। आपका अर्थमेटिक पोर्शन अच्छा करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी आपको। आप स्टार्टिंग से लग जाइए, बीच में से कुछ चीज़ें छोड़ेंगे एंड देन करेंगे, उसकी बजाय मुझे लगा कि बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करना चाहिए। आपको भी एक बेनिफिट होगा डेली की। आपको डेली की लगभग 2 चेकलिस्ट आपको डेली मिल जाएंगी, एक सुबह एक शाम को। तो आप डेली चेकलिस्ट के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो रोज़ आप कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन करें तो डेली के आपके अर्थमेटिक के 40 to 45 क्वेश्चन हो जाते हैं। वो आप इजीली कर सकते हैं आराम से, अगर आपको अपना अर्थमेटिक अच्छा करना है तो। ठीक है, तो डेली की आपको चेकलिस्ट मिल जाया करेंगी। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मेरे मेथड से देखिए या फिर खुद प्रैक्टिस करके देखिए, बस आपकी डेली की डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको हम ये सारी अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे, सारी चेकलिस्ट। चलिए हम फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। द टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रैवल, ये आपका बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होता है, एस टी इज इक्वल टू डी, स्पीड और टाइम आपका डिस्टेंस के इक्वल होता है। टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम आपको जैसे बोट एंड स्टीम का मैंने जीरो बुकलेट में से भी और राकेश यादव सर की भी बुक में से आपको बोट एंड स्टीम चैप्टर करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको क्वेश्चन वाइज भी बताती रहूँगी। अगर आपको ज़्यादा बेसिक्स क्लियर करना है तो एक बार उसमें से देख लीजिए, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है। बोट एंड स्टीम में अगर अपस्ट्रीम की बात करें कि अपस्ट्रीम क्या होता है, मान लीजिए कि बोट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो पानी की जो डायरेक्शन है, जो पानी का बहाव है, फ्लो ऑफ वाटर, वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बोट की स्पीड अगर x है और वाटर की y है, तो इनकी स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई, क्योंकि पानी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ये होता है आपका अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, बोट भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी और आपका पानी भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या करेंगे, स्पीड आपकी x प्लस वाई ऐड हो जाएगी। तो ये बोट एंड स्ट्रीम के अंदर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम चीज़ें कुछ ध्यान रखने की होती हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। आगे देखिए, द टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 14.28% मोर देन द टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जाने से ज़्यादा अगर वो अपस्ट्रीम में जाएगी तो उसको इतना ज़्यादा टाइम लगता है। ऑब्वियसली उसको अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड है वो क्या है, आपके टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम आपको कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सबसे पहले हम देखते हैं अपस्ट्रीम और ये आपका डाउनस्ट्रीम। सबसे पहले टाइम की बात करते हैं, टाइम का रेशो निकालते हैं। 14.28%। आप एक परसेंटेज का 2 से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया परसेंटेज की। आशीष अरोड़ा सर की बुकलेट है, ज़ीरो बुकलेट, उसमें से कंप्लीट परसेंटेज का चैप्टर है 2 घंटे का। उसमें स्टार्टिंग में ही आपको बेसिक के बारे में मतलब कुछ थोड़ा सा बताया मैंने। उसमें क्या है कि पूरा का पूरा एक जैसे आपके पास पेज है, उसमें 1/2, 1/3, 1/4 इन फ्रैक्शन वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं, आप वो पूरा पेज अच्छे से कंप्लीट याद करिए, अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए। जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं आपके वो सामने होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको एकदम से उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो दिमाग में आपके वो वैल्यूज़ याद रह जाएंगी। आप इस तरह से उसको डेली याद कर सकते हैं। जैसे आप डेली के स्केयर्स या फिर क्यूब रिवाइज करते हैं तो उसको भी रिवाइज करिए। आपको पता होना चाहिए कि उसमें लिखा हुआ है जैसे 14.28 क्या होता है। 14.28 अगर हम देखें तो किसी भी चीज़ का 1/7 होता है। 1/7 मीन्स 7 वो पूरी वैल्यू है, उसका 1 पार्ट। ठीक है, अगर आपको बोले कि उसको 14.28% ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब टोटल तो है 7 और उसका एक पार्ट लग रहा है, उसको एक ज़्यादा, 7 से एक ज़्यादा, मतलब 1 अगर इसमें ऐड करेंगे तो उसको 8/7 टाइम लगेगा। इतना समझ में आ गया, क्योंकि 7 टोटल वैल्यू है, उसका एक हिस्सा ज़्यादा लग रहा है उसको, तो 8/7। अपस्ट्रीम में अगर 8/7 टाइम लग रहा है तो हम यहाँ से 8/7 लिखें तो 7 उधर चला जाएगा आपका। इनका रेशो क्या बनेगा, 8:7। ये है टाइम का रेशो। अब मुझे चाहिए स्पीड का रेशो। स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो क्या हो जाएगा आपका रेशो, ये 7 इधर आ जाएगा, 8 उस साइड, तो आपको स्पीड का रेशो मिल गया। ठीक है,
अब उसके बाद क्या होता है, इन्होंने आगे दे रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन स्टिल वाटर। हमें स्टिल वाटर में निकालना है। स्टिल वाटर में निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम है हमारे पास, हमें बोट की स्पीड चाहिए, उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे क्या बता रखा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा हो या फिर करंट दे रखा हो या वाटर दे रखा हो, तो वो सारी आपकी पानी की स्पीड होगी, ठीक है। बोट की स्पीड बोल रखी हो, मैन की स्पीड बोल रखी हो, तो वो आपकी बोट की मानी जाएगी, उसको हम एक्स कंसिडर करते हैं। स्ट्रीम, करंट और वाटर इनको वाई मान के चलते हैं। तो ये है 4 किलोमीटर। अब एक बोट एंड स्ट्रीम का एक कंसेप्ट है, आप वो वीडियो देखिए, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं, अगर हमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी हो तो पानी का कैसे निकालेंगे, पानी को हम वाई मान के चलते हैं। कैसे निकलेगी ये, डाउन स्ट्रीम में से आपको अपस्ट्रीम सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड करना है 2 से, आपका पानी की स्पीड आ जाएगी। अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आपकी किसकी स्पीड आ जाएगी, बोट की स्पीड। आपको ये चीज़ें याद रखनी, कुछ कंसेप्ट्स हैं। अब देखिए डाउनस्ट्रीम में पानी की स्पीड कैसे निकलती है, डाउनस्ट्रीम में से आपको अपस्ट्रीम सब्ट्रैक्ट करना है और 2 से डिवाइड करना है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 0.5। इसका मतलब 0.5 पानी की स्पीड है, एक्स कंसिडर कर लीजिए 0.5x। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली दे रखी है कि वाटर की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर। इसका मतलब ये 0.5x किसके इक्वल है, आपके 4 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 8। आपके पास x की कितनी वैल्यू आ गई, 8। हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास 8। इसका मतलब अगर आपको निकालनी है किसकी, हमें बोट की स्पीड निकालनी है। बोट की स्पीड कैसे निकलती है, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। 15 को करते हैं 2 से डिवाइड, वैल्यू आ गई हमारे पास, ये x की फॉर्म में आएगी। x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 8, तो मल्टीप्लाई करो 8 से, यहाँ पे कितना हो गया 60। इसका मतलब 60 हमारे पास क्या आ गई, आपकी बोट की स्पीड आ गई, ठीक है, बोट की स्पीड। अब ये बोल रहे हैं कि अगर वो स्टिल वाटर के अंदर 2 घंटे चले तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जब भी वो अपस्ट्रीम जाएगी तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम जाएगी तो आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी। स्टिल वाटर का क्या मतलब है, स्टिल वाटर का मतलब है ना तो पानी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में, पानी रुका हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी बोट की स्पीड कंसिडर होगी। ST = D, स्पीड सिर्फ बोट की मानी जाएगी, तो बोट की स्पीड है 60, टाइम इसको लगेंगे 2 घंटे, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी ये, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। तो आंसर है हमारा बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से देखिए, आप हर तरह के क्वेश्चन हर चेकलिस्ट के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग तरह के हैं, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक ऐसा टाइम आएगा ना 20 से 25 चेकलिस्ट करने के बाद आपको हर क्वेश्चन का पता होगा कैसे सोल्व करना है। चेकलिस्ट बहुत हेल्पफुल है, मुझे हेल्प हुई है अपना एग्जाम क्रैक करने में। बैंक एग्जाम में मेरे 6 के 6 प्री एंड 4 मेंस क्लियर किए मैंने, और मैं RRB PO एज अ वर्किंग काम कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको चेकलिस्ट से। क्वांट का सेशन तो आप भूल जाइए कि आपको इससे कुछ भी टेंशन हो सकती है, आप बस फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे और कुछ नहीं होगा इसमें। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द एज ऑफ A आफ्टर 4 years विल बी ट्वाइस द एज ऑफ B आफ्टर 6 year। 6 year पहले की बात है। अगर सम दे रखा है A और B का, अगर A और B की प्रेजेंट एज इन्होंने कितनी दे रखी है हमें, A प्लस B की प्रेजेंट एज है 11, देन फाइंड द एज ऑफ B 2 years फ्रॉम नाउ। 2 years फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट से 2 साल बाद B की उम्र पूछ रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे A लिख लीजिए, फिर B आ गया आपका। यहाँ वैल्यू कंसिडर करके चलेंगे प्रेजेंट। अगर पहले की बात होगी तो प्रेजेंट से पहले होगी, आफ्टर की बात होगी तो प्रेजेंट के बाद, ठीक है। अब बोला कि द एज ऑफ A आफ्टर 4 year। आफ्टर 4 year मतलब प्रेजेंट के 4 साल बाद कितनी है, ट्वाइस हो जाएगी, मतलब 2 किससे ट्वाइस हो जाएगी, द एज ऑफ B की उम्र की ट्वाइस हो जाएगी। B की कब, 6 year बिफोर, मतलब प्रेजेंट से 6 साल पहले। ये प्रेजेंट है तो इससे 6 साल पहले इसकी 1 एज है तो इसकी ट्वाइस हो जाएगी। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए आपको क्या निकालना है, हमें निकालनी है B की प्रेजेंट एज से 2 साल बाद, मतलब प्रेजेंट निकल जाएगी तो 2 ऐड कर देंगे हम उसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, अगर हम इसको कंसिडर करके चलें, मुझे प्रेजेंट में जाना है, ये मान लीजिए कि 2x है और ये 1x है। A की एज कितनी है, 2x, ये है प्रेजेंट से 4 साल बाद। अगर मुझे प्रेजेंट में जाना है तो क्या करूँगी, 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ऐड करते हैं B की कितनी है, x।
लेकिन प्रेजेंट से 6 साल पहले। अगर मुझे प्रेजेंट में जाना है तो कितने साल और ऐड करने पड़ेंगे, 6। हमें बोला कि प्रेजेंट में ए और बी 11 के इक्वल है, तो यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। 3x + 2 = 11 एंड 3x = कितना हो जाएगा, 9। x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूँ तो बी ए की एज हो जाएगी 6 साल। 4 साल पहले है ये, 4 साल बाद है ये 6 साल का। इसका मतलब अगर कोई पर्सन प्रेजेंट से, अगर मान लो कि मैं 4 साल बाद 6 साल की हूँ, तो अभी मैं कितने की होंगी, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब प्रेजेंट में ये 2 साल का। यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये 3 है कितने टाइम पहले, 6 साल पहले। प्रेजेंट पे आने के लिए इसको 6 और ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9। देखिए 2 और 9 को ऐड करते हैं तो प्रेजेंट एज में 11 ईयर्स के होंगे। यहाँ से हमारा एग्जैक्ट पता लग गया। अब हमें बताना है बी 2 ईयर्स बाद, बी की प्रेजेंट में है 9 ईयर्स, 2 साल बाद कितने का हो जाएगा, 11 ईयर्स का। तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड। देर इज अ नंबर, कोई ए नंबर है विच इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। उसको पहले क्या किया गया कि 10% इंक्रीज किया गया, फिर 12.8% उसको डिक्रीज किया गया, देन अगेन उसको 14.28% इंक्रीज किया गया। हमें निकालनी है फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इफ आफ्टर अप्लाइंग द फॉलोइंग ऑपरेशन द वैल्यू ऑफ ए बिकम इक्वल टू 280 एंड 30 के सम के इक्वल। सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें होने के बाद मान लेते हैं कि वो पहले नंबर एक्स है, ठीक है। 10% इंक्रीज हुआ, कुछ भी मान लीजिए कि 2% इंक्रीज हुआ, 3%, तो क्या करते हैं 100 में ऐड करते हैं। अगर 10% इंक्रीज हुआ तो 100 में 10 ऐड किया, 110/100। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि 12.8% डिक्रीज हुआ आपका। आपको पता है 12.8% किसके इक्वल होता है आपका, 1/8 के इक्वल। इसका मतलब टोटल है 8, उसमें से एक हिस्सा डिक्रीज हुआ। इसका मतलब आप 1 में से 1/8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बच गया, 7/8। ये परसेंटेज की वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको 7/8 लिखना है। नेक्स्ट क्या हुआ कि आपका 14.28% इंक्रीज हो गया। अब ये 14.28% कितना होता है किसी भी चीज़ का, ये होता है आपका 1/7। इतना इंक्रीज हुआ है, टोटल है 7, एक हिस्सा इंक्रीज हुआ। तो जब भी इंक्रीज होता है 1 में ऐड करते हैं, कितना बनेगा आपके पास, 8/7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8/7। इतना आपको क्लियर हो गया। अब ये वैल्यूज़ आप लोग सोचो कि 12.8, 14.28 कहाँ से याद करें। ज़ीरो बुक लिस्ट आशीष अरोड़ा सर की परसेंटेज की मैंने कंप्लीट 2 घंटे की वीडियो बनाई है। उसके अंदर स्टार्टिंग में जब थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन किया है ना, तो वहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा मैंने एक पेज दिया है, उसके ऊपर ये वैल्यूज़ हैं कि 1/11, 1/12, 1/13, 1 से लेके 20 तक, और बीच की कुछ वैल्यूज़ उनको क्या बोलते हैं, आपको वो देखना है, ठीक है। वो वीडियो में से वो फोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में। ये किसके इक्वल होगी, इन्होंने बोला कि ये वैल्यू इक्वल है 280 और 39 के सम के इक्वल, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। 280 और 39 कितना होगा आपका, 319। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सब उधर जाके जो भी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। 7 और 8, ये 7 और 8 तो डायरेक्टली इससे कट हो गया, 0 से 0 कट, एंड इसको 11 पे कट करेंगे 29। इसका मतलब वो पहले वैल्यू थी 290। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर करते हैं। PNQ एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। देखिए हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक चेकलिस्ट के अंदर। PNQ ने पार्टनरशिप में एंटर किया, एक ने 17,000 रुपये इन्वेस्ट किए, एक ने 19,000। 6 मंथ के बाद P ने क्या किया, 3,000 और मोर इन्वेस्ट कर दिए, Q ने 4,000 और इन्वेस्ट कर दिए। बाद में हमें प्रॉफिट दे रखा है, हमें P का शेयर निकालना है। सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए PNQ। यहाँ पे आती है आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये तो PNQ लिख रखा है, यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट, फिर आता है टाइम, देन आता है प्रॉफिट। इस फॉर्म के अंदर हम पार्टनरशिप को सोल्व करते हैं। सबसे पहले कितना इन्वेस्ट किया, 17,000 रुपये, 17,000। क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया, 19,000 रुपये। 6 महीने के बाद P ने क्या किया, इसका मतलब ये अमाउंट रही आपका टाइम 6 महीने के लिए। टोटल प्रॉफिट हुआ है 1 साल का, तो 6 महीने बाद उसने क्या किया, 3,000 और ऐड कर दिए। तो 17 में 3,000 और ऐड करी तो कितने हो गए, 20,000। वो कितने टाइम तक रहे, 6 महीने तक। ये हैं टोटल 12 महीने होते हैं, तो ये भी 6 महीने तक अमाउंट रही। क्यू ने क्या किया, 6 महीने बाद, ये 6 महीने तक आपकी अमाउंट रही, ऐसे लिख दीजिए ताकि P का अलग बाउंड्री बन गई, Q की अलग। 4,000 इसने और इन्वेस्ट किए, तो 23,000 रुपये इसने रखे कितने टाइम तक, 6 महीने तक, क्योंकि 12 महीने का टाइम था। अब आपको कट करना है, जितना आप छोटा रेशो में कट कर सकें। इसको 6 पे कट करते हैं, 1 1 रह गया।
आप ये ज़ीरोज़ कट कर दीजिए इसकी, और कुछ नहीं कट हो रहा तो। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट होता है आपका इन्वेस्टमेंट और टाइम को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 20 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 17 को 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पी के दोनों अलग अलग दे रखे हैं ना, तो हमें इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करेंगे पी की वैल्यू, क्योंकि भी ऐसे ही करेंगे रेशो की फॉर्म में आ जाएगी 19 मल्टीप्लाई 1, 23 मल्टीप्लाई 1। अब 20 और 17 को ऐड कर लीजिए, क्या रेशो बनेगा आपके पास 37, और क्यू का क्या रेशो बनेगा 42। यहाँ से रेशो क्लियर हो गया, बस हमें यही चाहिए था। पी एन क्यू प्रॉफिट का रेशो बन गया 37 और 42। टोटल प्रॉफिट कितना है 15,800 रुपये। आपको क्यू का शेयर बताना है। जब भी किसी का शेयर बताना हो तो सबसे पहले ये इन दोनों का प्रॉफिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का रेशो ऐड करना है। कितना बनेगा 37 42 79। यहाँ से क्या होगा, एक रेशो की वैल्यू निकल के आएगी। आपसे पूछा क्यू का है, मतलब ये 42x है, तो आपके पास यहाँ पे एक x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपको इसको 42 से मल्टीप्लाई करना है अगर आपको क्यू का निकालना है, लेकिन हमसे यहाँ पे p का पूछा है, तो हम क्या करेंगे 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। 79 पे एग्जैक्टली 200 पे कट हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 7400। 7400 सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से क्या कर रहा है 20% ज़्यादा लिख देता है और डिस्काउंट दे देता है 30% का। उसको लॉस होता है शॉपकीपर को, कितने का 9600 रुपये का। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल हैज़ ही अलाउड 20% डिस्काउंट ऑन इट। अगर वो 20% का डिस्काउंट दे तो कितना होता है। सबसे पहले अज्यूम करके चलते हैं कि लेट सी पी। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो 2 वीडियोज़ हैं, लगभग 8-8 मिनट की हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स करवा रखे हैं आपको, सारी चीज़ें उसमें, सारे फॉर्मूले जो भी हैं एक्सप्लेन हो जाएंगे। आप एक बार बेसिक्स में चेक कर लीजिए वीडियो, आपको 2 वीडियोज़ मिल जाएंगी 2 पार्ट्स में, 8-8 मिनट की वीडियोज़ हैं। आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड चैनल पे है। सीपी हम अज्यूम कर लेते हैं 100 है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसने क्या किया, मार्क प्राइस मतलब जो एमपी था, एमआरपी, वो 20% बढ़ाकर लिख दिया। कोई चीज़ 100 है, अगर उसका मैं 20% बढ़ाती हूँ, इसका मतलब 120/100। इसका मतलब उसने एमआरपी कितना लिख दिया 120। डिस्काउंट दे दिया उसने 30% का। डिस्काउंट देने से क्या निकलेगा उसका सेलिंग प्राइस। फिर उन्होंने बोला कि शॉपकीपर को इतने का लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे इसका सेलिंग प्राइस चाहिए तो वो कैसे निकलता है, एमआरपी और जितना भी डिस्काउंट दिया है वो 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड में 100। एमआरपी है आपका 120, डिस्काउंट उसने 30% का दिया है, तो 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 70/100। तो यहाँ से कितना आ गया आपका सेलिंग प्राइस, दैट इज़ 84। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये उसका खर्चा था और उसने बेचा हुआ 84 का, इसका मतलब उसको लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है उसको, आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट करना है। 100 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको 16 का लॉस हुआ है। हम मान लेते हैं कि इसको 100x एज्यूम करके चले थे, मतलब 16x का उसको लॉस हो गया। यहाँ पे बोला है कि उसको 9600 का लॉस हुआ है, इसका मतलब ये 16x है आपका किसके इक्वल, 9600 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी 600। 600 हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई। इतना क्लियर हो गया आपको। हम यहाँ पे 100x मान के चले थे, तो x की वैल्यू है 600, तो यहाँ से एग्जैक्ट CP कितना आ जाएगा, हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 600 से। इसका मतलब 60,000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है। यहाँ से क्लियर हुआ। अब उसने बोला कि अगर वो सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर वो डिस्काउंट दे, यहाँ से क्या है, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ़ ही हैड अलाउड 20% डिस्काउंट ऑन इट। अगर वो उस पर 20% डिस्काउंट दे तो उसको कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। एमआरपी कितना है आपका 120x, चाहे आप सीपी यहाँ से मत निकालिए, ठीक है। हमने 600 से मल्टीप्लाई किया, हमें चाहिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए आपको मार्क प्राइस चाहिए जो 120x है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 120 से x की जगह आप 600 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपका एमआरपी निकल गया। इस पे वो बोल रहा है कि अगर वो मान लीजिए कि उसने 30% का डिस्काउंट दिया, इसकी बजाय वो 20% का डिस्काउंट दे। 20% का डिस्काउंट दे मतलब एमआरपी की जगह तो ये वैल्यू आ गई, डिस्काउंट 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80, मतलब 80 का डिस्काउंट उसने दे दिया। 80 बच गया, जितना भी डिस्काउंट होता है 100 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ से वैल्यू निकालें तो कितना आंसर आए, आपके पास आएगा 57,600। तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 57,600। बी हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, वरना वीडियो पीछे करके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मैन बोरो सम ऑफ
1,28,000 रुपये एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5%। हमें बताना है कि इंटरेस्ट कितना पे करेगा 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में। सबसे पहले ये क्या है आपका प्रिंसिपल, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और रेट लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, जब भी आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 2 साल का रेट दे रखा हो तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे? जो रेट है उसको आप क्या करो, 2 से रेट को मल्टीप्लाई करो प्लस रेट का स्क्वायर करो, डिवाइड करो 100 से, तो आपको टाइम और रेट दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। आप उसको सिंपल इंटरेस्ट की तरह सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, रेट है 12.5, 12.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना बन गया 25। अब मुझे क्या करना है 12.5 का स्क्वायर करना है और डिवाइड करना है 100। ठीक है, 12.5 का स्क्वायर कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा 25 प्लस 156.25 और डिवाइड में 100। इसका मतलब ये पॉइंट आपकी यहाँ चली जाएगी। अगर हम ज़ीरो हटाते हैं तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी निकल के आती है 26.5625। ये आपके पास क्या निकल के आ गई, रेट और टाइम। आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की तरह निकालना है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, 2 ज़ीरो हटाएंगे तो नीचे 2 बार 100 आ जाएगा। इसको जस्ट सोल्व करना है, आपके पास क्या वैल्यू आती है। ठीक है, ये 0 से 0 कट कर दो और इन सबको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड में जैसे 0 हैं 3 ज़ीरो लगाएंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगा, ये बनेगा आपके पास इतना। और डिवाइड में अगर आप 1000 करेंगे तो इसका मतलब 34,000 रुपये का आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स के बाद। ठीक है, ये पॉइंट्स में दे रखा था तो थोड़ा बड़ा हो गया। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी 2 साल का दिया होता है तो ऐसे ही सोल्व करती हूँ, बहुत ईजी तरीके से निकल जाता है। नेक्स्ट देखिए, द स्पीड ऑफ अ कार, ये आपका स्पीड एंड टाइम का दे रखा है, ST=D। आप ये ज़रूर लिखा करें, मैं तो हर बार लिखती हूँ हर क्वेश्चन में, काफ़ी हेल्प मिलती है। द स्पीड ऑफ अ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। अ मैन ट्रेवल फॉर 2 आवर एट अ स्पीड एंड लेटर डिक्रीज हिज स्पीड बाय 10%। फिर वो 3 घंटे चलता है, उसके बाद उसने फर्दर अपनी स्पीड डिक्रीज़ की 11.11% और 2 घंटे चला। हमें बताना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। सबसे पहले डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड को जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, स्पीड है 60 किलोमीटर तो 60 लिख लिया, 2 घंटे चला, डिस्टेंस आ गया 120। अब हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, उसने अपनी स्पीड को क्या किया, डिक्रीज़ कर लिया 10%। अगर उसकी स्पीड मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं शुरू में 60 थी, 10% डिक्रीज़ किया मतलब 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, इस बार 90% स्पीड है उसकी। इसका मतलब कितनी स्पीड है 54 किलोमीटर। तो 54 हो गई आपकी स्पीड, टाइम से मल्टीप्लाई करो कितने घंटे चला, 3 घंटे, डिस्टेंस निकल गया। आगे उसने बोला कि उसने फर्दर अपनी स्पीड 11.11% फिर डिक्रीज़ कर ली। 11.11% होता है 1/9 के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब उसने इतनी अपनी स्पीड डिक्रीज़ की है 1/9। इसका मतलब टोटल स्पीड थी 9, उसमें से एक उसने डिक्रीज़ कर ली। जब भी डिक्रीज़ करना होता है तो आप 1 में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 8/9। इसका मतलब ये जो 54 स्पीड है इसका इस बार वो 8/9 लेके चल रहे हैं, मतलब पूरी टोटल है 9 तो उससे एक हिस्सा कम। इसका मतलब इस बार स्पीड किसकी कितनी है उसकी 48। कितने घंटे चला, 2 घंटे। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया हमारे पास 120। 54 को 3 से करेंगे 162। 48 को 2 से करेंगे 96। तीनों को ऐड करिए 378 आपका डिस्टेंस आ गया। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज़ एफिशिएंट एज बी एंड सी। जितना बी और सी एफिशिएंट है उतना ए एफिशिएंट है। हम यहाँ पे ए का और बी सी का इनका टाइम लिख लेते हैं। आप लिख लीजिए कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उस काम को 30 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना आएगा इनका 60, एफिशिएंसी होगी 3 और 2। ये है इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब बोला है कि जितनी ए की एफिशिएंसी है ना उतनी बी और सी की है। ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे अगर हम देखें तो ए की एफिशिएंसी है 3, बी की 2 है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के इक्वल है। ए की है 3 और यहाँ से बी की दे रखी है 2, तो सी की कितनी होगी, इसमें एक ऐड करेंगे तभी तो 3 बराबर होगा। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी है 1। तो सी को टाइम कितना लगेगा, एक एफिशिएंसी से 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा 60 डिवाइड बाय में 1। इसका मतलब इसको 60 घंटे लगेंगे इस काम को करने में। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ए और सी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। कभी भी टाइम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क डिवाइड करते हैं जिसकी भी एफिशिएंसी आपसे पूछ रखी है उससे। टोटल वर्क आपका एलसीएम होता है 60।
एफिशिएंसी किसकी पूछ रखी है, ए और सी की। ए की एफिशिएंसी है 3 और सी की है 1, दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4। 4 एफिशिएंसी से उनको कितना टाइम लगेगा, 15 दिन लगेंगे उनको उस काम को कंप्लीट करने में, तो 15 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कोन है जो सिलेंडर के ऊपर आपका लगा हुआ है, ये कोन हो गया, ठीक है, इसके ऊपर आपका ये सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। हमसे क्या पूछा कि द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस है सिलेंडर की कितनी 7, हाइट है सिलेंडर की 15, हमें वॉल्यूम बतानी है पूरे फिगर की। तो जो टोटल एंटायर हाइट है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक वो 36 है। इसमें से अगर मैं सिलेंडर की हाइट 15 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कोन की कितनी बच जाएगी हाइट, 36 माइनस 15 इज इक्वल टू 21। इसका मतलब कोन की हाइट कितनी है, कोन की हाइट आपके पास 21। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे निकलती है। वो निकलती है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन की कैसे होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पुट करते जाओ, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर है आपका 7, हाइट है सिलेंडर की 15, ये हो जाएगा 1/3, पाई की जगह पे 22/7, आर आपका 7 एंड हाइट कितनी है इसकी, कोन की टोटल थी 36, 15 सब्ट्रैक्ट कर दी दैट इज़ 21। अब इसको कट करते जाओ, 7 से 7 कट हो गया, 3 से अगर कट करें तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है, ये 7 से 7 कट हो गया। इसमें क्या चीज़ें कॉमन है, 22 कॉमन है, 7 कॉमन है, इसमें भी 22 7, तो अब क्या करो 22 और 7 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया ये 15 और यहाँ से एक एक्स्ट्रा आपके पास 7 बच गया, 22 और 7, ठीक है, और 15 और 7 कितना होता है 22, इसका मतलब 22 से आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ये इजी इसलिए हो जाएगा क्योंकि 22 का हमें पता है 484 होता है स्क्वायर, तो इसको आपको जस्ट 7 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आंसर आएगा हमारे पास, आंसर होगा 3388, मतलब 3388, इतना आपका आंसर है टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज़ 30, मतलब जो एवरेज है अगर हम टोटल एवरेज कंसिडर करें तो वो कितनी है 30 नंबर की 15 है। जब भी आपको टोटल वैल्यू निकालनी होती है क्या सम है, तो जितने नंबर हो और एवरेज हो उसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितने हैं 450, टोटल है 15 नंबर, पहले 7 और लास्ट के 7 तो 14 नंबर हो गए। इसका मतलब बीच वाला निकल जाएगा अगर हम आगे के 7 और पीछे के 7 दोनों को ऐड कर दे तो। फर्स्ट 7 का देखते हैं कितना एवरेज है, फर्स्ट अगर मैं 7 का निकालूं तो कितना होगा, 7 नंबर का है 21, टोटल हो जाएगा 147। अगर मैं लास्ट के 7 नंबर का निकालती हूँ तो कितना निकल के आएगा 35 है, इसका मतलब कितना होगा 245। आपको पहले 7 और लास्ट के 7 दोनों को ऐड करना है, टोटल कितना बनेगा 392। टोटल नंबर है 15 जिसमें से 14 का निकल चुका है, तो वो 15th नंबर कैसे निकलेगा आपका, टोटल 450 में से आप 392 को सब्ट्रैक्ट करो दैट इज़ 58 हमारा 15 नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल के अंदर 37.5 स्टूडेंट है गर्ल और बाकी हैं बॉयज़, जिसमें से 20% लड़कियां और 30% बॉयज़ फेल हो गए। टोटल स्टूडेंट बताया है कि जो फेल हुए हैं वो 840 हैं। हमें बताना है कि टोटल स्कूल में बॉयज़ कितने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ गई गर्ल्स आपकी, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ 37.5। अब किसी भी चीज़ का 37/5 कितना होता है ये पता होना चाहिए आपको। मैं कह रही हूँ कि वो जो आपका फुल पेज है आप लिख लीजिए, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है, इतनी सारी चीज़ें आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे उससे अच्छा वो फ्रैक्शन में बहुत सही रहता है। 37/5 क्या होता है किसी भी चीज़ का 3/8, मतलब टोटल वैल्यू है 8, उसमें से 3 क्या है गर्ल्स हैं, तो टोटल 8 है जिसमें से 3 लड़कियां निकल गई, तो कितने बॉयज़ बच गए पीछे, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। हम इसको 30 कंसिडर कर लेते हैं, इसको 50 मान लेते हैं। ऐसा क्यों, ताकि हमारी कैलकुलेशन पॉइंट्स में ना आए, 0 एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए। 30 एंड 50 मान लिया कि टोटल कितने थे, हमने अज्यूम करके चल लिया कि 80 थे, ठीक है। अब गर्ल्स होगी 30 जिसमें से क्या हुआ कि 20% फेल हो गए, लड़कियां हुई हैं 20% फेल और लड़के कितने परसेंट फेल हुए हैं 30%। अगर मैं 30 का मुझे 20% निकालना है तो कितना निकलेगा, इसका मतलब 6 गर्ल्स फेल हुई हैं, और अगर मुझे 50 का 30% निकालना है तो कैसे निकालेंगे 15, इसका मतलब बॉयज़ फेल हुए हैं आपके 15। टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं 6 लड़कियां 15 बॉयज़, कितने हो गए 21 बच्चे, 21x कंसिडर कर लेते हैं, इतने फेल हुए हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि 840 फेस हुए, तो इनको आप 840 के इक्वल रख दो, डिवाइड करेंगे 21 से, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास
7 पे कट करते हैं 3 एंड ये आ जाएगा 12 एंड ये आ गया आपका 40। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकल के आई? x की वैल्यू हमारे पास आ गई 40, x की वैल्यू 40 आ गई। तो इसको आप क्या करो, ये 30x है, ये 50x है, इसको 40 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब 1200 लड़कियां हैं, और बॉयज़ को अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 2000 लड़कियां। हमसे किसका पूछा? बॉयज़ का, तो बॉयज़ हैं 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम अ वुडन क्यूबॉइड, कुछ उसमें डायमेंशन है 7 mm, 12 mm, 15 mm, स्मॉलर क्यूबॉइड्स निकाले गए हैं जिनकी ये डायमेंशन है। हमें बताने कि कितने छोटे छोटे क्यूबॉइड्स बने। वो कैसे निकलेगा? बड़े वाले की वैल्यू को, वॉल्यूम को छोटे वाले की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितने निकलेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये मीटर की फॉर्म में है, ये सेंटीमीटर की फॉर्म में, तो आपको ऊपर वाले को भी मीटर बनाना है। अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 100 से मल्टीप्लाई किया 700 हो गया, 12 को करेंगे 1200 एंड 15 को 1500। ये आपकी वॉल्यूम निकल कर आ गई। अब छोटे वाले की कितनी वॉल्यूम निकलेगी? 50, 360 एंड 7। जस्ट डिवाइड करना है, जितना आंसर आएगा उतने हम क्यूबॉइड्स बना सकते हैं। ठीक है, ये आप कट कर दीजिए। इससे 5 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 पे कट करेंगे 12 आ जाएगा। ये आपका 100 बनेगा। 7 पे कट करेंगे ये भी 100 हो जाएगा। इसका मतलब 10,000 क्यूबॉइड्स बनेंगे आपके पास। सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% प्रॉफिट पे बेच दिया गया। डिस्काउंट कितना दिया? 40% का। और मार्क प्राइस आर्टिकल का MP दे रखा है, मतलब MRP हमें 390। ठीक है, 390। हमें क्या बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर उसको प्रॉफिट 16.66% का ही वो प्रॉफिट बनाए। मतलब वो 30% का प्रॉफिट ना बना के 16.16% का प्रॉफिट बनाए, तो कितना उसके पास सेलिंग प्राइस होगा। सबसे पहले इसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। MRP से क्या निकाले? पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते। कैसे निकलेगा? MRP जो भी डिस्काउंट दिया होता है 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड में 100 इज इक्वल टू आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है। यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाले तो MRP कितना है? 390। डिस्काउंट कितना दिया? 40% का, तो कितना बन जाएगा? 60/100। ये निकल के आ गया सेलिंग प्राइस। सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करो, या फिर एग्जैक्ट सीधी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट निकालते हैं, मान लीजिए कि हमें सोल्व नहीं करना। MRP है आपका 390। ठीक है, 390 MRP। डिस्काउंट कितना दिया है? 40% का, तो 100 में से सब्ट्रैक्ट किया, कितना हो गया? 60/100। ये क्या निकल के आ गया? आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आने के बाद हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस और 100 डिवाइड बाय में हमें क्या करना होता है? जितना भी 100 प्लस प्रॉफिट होता है वो आपके कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब मुझे CP निकालने के लिए यहीं पे कर लेती हूँ। 100 प्रॉफिट कितना हुआ? 30% का, तो 130/100। ये मेरा यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ गई? यहाँ से आपका क्या निकल कर आ गया? कॉस्ट प्राइस। मतलब बिना सॉल्व करे ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसने बोला सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर इतने का प्रॉफिट बनाए, तो CP और जितने का प्रॉफिट बनाए वो 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड में 100 करते हैं, आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है। ये पूरा निकल कर आया आपका कॉस्ट प्राइस। अब आप क्या करो? प्रॉफिट निकाल दो। कितना है? 16.66%। ठीक है, मतलब 16.6% का इसको प्रॉफिट हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि 16.66% किसी भी चीज़ का 1/6 होता है। मतलब टोटल वैल्यू 6 है, तो उसको एक और एक्स्ट्रा का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है मतलब 1/6 कर दो, 1 में ऐड कर दो, मतलब 7/6। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 7/6 से। सीधा आपका पास क्या निकल के आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। कुछ भी आपको पहले सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है वैल्यूज़। अगर हम इसको कट करें तो 13 पे 3 पे कट हो जाएगा, 6 से 6 कट हो जाएगा, आपके पास कितना आएगा? 210। इसका मतलब उस टाइम उसका सेलिंग प्राइस होगा 210 रुपये। या तो आप अलग अलग निकाल लीजिए या डायरेक्ट निकाल लीजिए। आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपके फॉर्मूले तैयार हैं, आप क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। सपना ने 20,000 रुपये इंटरेस्ट पे लिए 10% के 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। वहीं पे संजय ने क्या किया कि 36,000 रुपये 16.66% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए। टोटल इंटरेस्ट बताना है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 ईयर्स 2 साल के लिए, और डिवाइड बाय में 100। कितना हो जाएगा आपके पास? 4,000 रुपये। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? SI अगर हम देखें तो कितना है? 4,000 रुपये। अब आपको क्या निकालना है? CI निकालना है और इसमें ऐड करना है। SI यहाँ से 4,000 रुपये निकल कर आ गया। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दे रखा है 36,000 रुपये। जब भी हमें 2 साल का दिया होता है तो मैं कैसे निकालती हूँ आपको पता होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको।
हम कैसे निकालते हैं, रेट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है रेट स्क्वायर बाय में 100। अब ये 16.66% तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब आपको एक नॉर्मल सी चीज़ ये पता होगी कि 16.66% किसी भी चीज़ का कितना होता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, वो होता है किसी भी चीज़ का 1/6। ठीक है, वो लेके चलते हम, मान लीजिए कि यहाँ पे 10% है, जैसे वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसमें 10% को कैसे खोलते हैं हम, 10/100। लेकिन इसमें 10% को हम 10/100 नहीं खोलते ना, इसमें 16.66% 1/6 के तो इक्वल है, लेकिन परसेंटेज हमें मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। आप याद रखिए, जब भी आप फ्रैक्शन को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर या फिर इस तरह के सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में ओपन करते हैं तो 100/6, क्योंकि हम इसको नीचे एक ही बार 100 लेके चल रहे हैं, हम 16.66% 1/6 के इक्वल है किसी भी चीज़ के। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से तो ये वैल्यू निकल के आती है। इसको मैं सोल्व करूँ तो ये क्या बनेगा, 50/3। इसका मतलब यहाँ पे मेरी रेट कितनी है, 50/3। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है 50/3 को इस फॉर्मूले के अंदर। रेट का स्क्वायर मतलब 50/3 का आपको क्या करना है, स्क्वायर, और डिवाइड करना है 100। कितना होगा, 100/3 हो जाएगा ये, और ये कितना बनेगा आपके पास 2500, और ये 9 नीचे आ जाएगा तो 900 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट हो गई आपकी। तो क्या आंसर बनता है, 100/3 प्लस 25/9। अगर मैंने एलसीएम लिया तो 9 एलसीएम आ गया, ये हो गया आपके पास 300 और वो 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 325 डिवाइड बाय में 9। ये मेरे पास रेट और टाइम दोनों निकल के आ गए एग्जैक्ट। अब देखिए आपको क्या करना है, 36,000 कितना रेट एंड टाइम हमारे पास निकल के आया था, 325/900, 325/9। तो यहाँ पे आपको पुट करना है 325/9 और डिवाइड करना है 100। ये टाइम और रेट दोनों एक साथ आ जाती हैं अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को इस तरह से सोल्व करते हैं। तो ये 9 आपका नीचे आ जाएगा, 325 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 13,000 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आया था, 4,000 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 13,000। टोटल कितने रुपए बन गए हमारे पास, 17,000 रुपये इंटरेस्ट के। आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मैन सोल्ड एन आर्टिकल एज अ लॉस ऑफ राइस 60 रुपये के लॉस पे बेचा। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज मार्क 10% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 240। इसका मतलब एसपी है किसी भी चीज़ का 240। ठीक है, सेलिंग प्राइस इतना हो गया, उसने बोला कि 60% लॉस पे बेच दिया। इसका मतलब 60% लॉस पे बेचा है तो इसका सीपी कितना होगा, ये 240 से 60% लॉस पे बेचा है। इसका मतलब अगर मैं 60 में ऐड करूँ तो 300 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस था, उसने 60 रुपये लॉस में बेच दिया। तो सीपी हमें पता लग गया इसका 300। अब निकालना क्या है, आपको मार्क प्राइस बताना है अगर इफ़ इट इज़ मार्क 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से अगर ये 10% ऊपर हो, एमआरपी कैसे निकलता है, मान लीजिए कि सीपी है उससे 10% ऊपर, मतलब 100 + 10 डिवाइड बाय में 100, हमें एमआरपी निकालना है। तो सीपी है आपका 300 रुपये, 110/100 हो जाएगा। 100 से ये दो ज़ीरो कट हो गई, ये तो ऐसा कैसा, 330 रुपये इसका एमआरपी होगा, मतलब बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बॉय स्कोर 60% इन द एग्जामिनेशन। अगर वो बॉय क्या करता है 60% नंबर लेता है तो 16 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब 16 ऐड करें तो वो पास हो सकता है। अगर वो 72% मार्क्स लेता है तो उसको 20 ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं पासिंग मार्क्स से। हमें पासिंग मार्क्स बताने कितने। सबसे पहले ये देखिए कि परसेंटेज के बीच में कितने का डिफरेंस है, 60 एंड 72 कितना हो गया, 12%। नंबर का कितना का फ़र्क है, एक बार तो मान लीजिए कि ये पासिंग मार्क्स हैं, एक बार तो 16 नंबर कम आ रहे हैं, एक बार 20 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। तो टोटल कितने हुए, 20 और 16 36। आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। इसका मतलब 12% 36 नंबर के इक्वल है। तो यहाँ से 1% कितना आ जाएगा, अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ, इसका मतलब टोटल कितना है 100% 300। इसका मतलब टोटल एग्जाम कितने नंबर का है, 300 नंबर का। मुझे निकालने पासिंग मार्क्स। सबसे पहले मैं निकालती हूँ 300 का 60% कितना होगा। 300 का 60% होगा आपके पास 180। 180 मार्क्स आने के बाद वो 16 नंबर से फेल हो जाता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 में 16 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं, 196। सी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका बोट एंड स्टीम का, आप लिख लिया करो ST = D। बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 252 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 12 घंटे के अंदर। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इज इंक्रीज बाय 10% देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 5 hours इन स्टिल वाटर।
गिवन दैट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर, हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 6 किलोमीटर, मतलब 120। अपस्ट्रीम का मतलब स्पीड आपकी पानी, बोट इस डायरेक्शन में, पानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड होगी x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन होती है पानी और बोट की, तो x प्लस वाई। मान लीजिए कि इन्होंने बोला है अपस्ट्रीम जा रही है, इसका मतलब x बोट की स्पीड है माइनस वाई करना पड़ेगा। 252 किलोमीटर वो जा रही है विद द फ्लो, मतलब डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, 12 घंटे लग रहे हैं। y की वैल्यू है आपके पास 6, इन्होंने बता रखा है कि 6 किलोमीटर पर आवर है। हमें यहाँ से पहले तो x की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन को अगर नॉर्मल सोल्व करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, मैं इस तरह से नहीं सोल्व करती। मैं क्या करती हूँ, ऑप्शन ट्राई करती हूँ कि मैं x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि मेरे पास 12 निकल के आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए 12, ये भी 12 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 6 मतलब कोई ऐसा नंबर बनेगा लास्ट में ऐड होने के बाद और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो 12 का मल्टीपल होगा या फिर 6 का, कुछ ऐसा सा बनेगा आपका नंबर। इतनी चीज़ तो आपको पता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं 6 से बड़ा नंबर 12 लेके चलती हूँ, मान लीजिए कि मैंने इनका डिफरेंस अगर मैं 12 लेके चल रही हूँ तो मैंने 6 से कंसिडर करूँ तो मान लेती हूँ कि बोट की स्पीड है 12, 12 में से अगर मैं 6 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 6 आंसर बना यहाँ पे। 6 को अगर मैं इससे कट करती हूँ 220 से तो कितना हो जाएगा, 20 घंटे। 20 घंटे नहीं हो सकते, दोनों को मिलके अगर 12 घंटे लग रहे हैं तो अकेला 20 कैसे लग सकता है, तो 12 गलत हो गया। मुझे सिर्फ 6 और 12 का मल्टीपल ही चाहिए क्योंकि ये सारे नंबर उसके ही मतलब डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसा हमेशा सही होता है कि जब भी ऐसा मल्टीपल सा हो तो आपका ऐसा ही रेट निकलेगा। नॉर्मल सोल्व करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मैं इसको 18 कंसिडर करूँ तो 6 में से सब्ट्रैक्ट किया 12 बच गया मेरे पास, तो 12 से डिवाइड करती हूँ 10 घंटे, तो यहाँ हो गए। और 252 में 12 और 18, आपके पास कितना बनेगा, आपके पास कितनी स्पीड बनती है हम वो निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम सारा कंसिडर करके चले थे 120 x माइनस 6 कर रखा था, 252 x प्लस 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है, हमने x 24 तक मान लिया था, आंसर सही नहीं आ रहा। ठीक है, हम x को एज्यूम करके चलते हैं कि 30 है। अगर मैं x को 30 मानती हूँ तो 6 सब्ट्रैक्ट किया कितना हो गया 24, यहाँ पे इसको कितने घंटे लगे 5, और 252 अगर मैं 30 लेके चल रही हूँ तो 36 हो जाएगा, कट किया 7, इसका मतलब 7 और 5 आपके 12 घंटे हो गए। बिल्कुल सही, इसका मतलब x की स्पीड यहाँ से 30 निकल के आ गई। बोट की स्पीड कितनी आ गई आपके पास 30, पानी की कितनी स्पीड आ गई आपके पास 6 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस, ST इज इक्वल टू D। टोटल डिस्टेंस 5 घंटे में स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में ना तो पानी का ऐड होती है स्पीड ना ही सब्ट्रैक्ट होती है। तो बोट की स्पीड है 30, टाइम लग रहा है इसको 5 घंटे, तो इसमें ये कितना ट्रैवल कर जाएगी, कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है ये कर सकती है आपका 150 किलोमीटर ये ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, नॉर्मल इसमें फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इन 5 आवर्स इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के अंदर कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर लेगी। लेकिन इन्होंने क्या बोला, स्पीड है इसकी 30, उसके बाद स्पीड कितनी इंक्रीज़ होगी। अगर बोल रहा है कि बोट की स्पीड 10% इंक्रीज़ हो जाए तो 30 है, अगर 10% इंक्रीज़ हो जाती है तो स्पीड कितनी होगी आपके पास 33। तो 33 स्पीड से 5 घंटे में वो कितने किलोमीटर ट्रैवल कर जाएगा 165, हमारा आंसर होगा 165। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नंबर देखिए x एंड y कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि इसका न्यूमरेटर कौन सी वैल्यू होती है, जो वैल्यू आपकी फ्रैक्शन, इससे ऊपर वाली न्यूमरेटर एंड नीचे वाली डिनोमिनेटर। तो x कंसिडर कर लिया हम न्यूमरेटर को, उन्होंने बोला है कि वो वैल्यू 20% इंक्रीज़ हो जाए। कोई भी चीज़ जितना भी परसेंट इंक्रीज़ होती है हम क्या करते हैं 100 में ऐड करेंगे, डिवाइड करना होता है आपको परसेंटेज से। तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 120, तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मान लीजिए कि 120% हो गया तो 120/100। जो डिनोमिनेटर है वो 50% इंक्रीज़ हो गया, मींस 150/100। तो यहाँ से जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो 4/21 के इक्वल है, इन्होंने बताया है। हमें बाद में क्या निकालना है, लास्ट में सोल्व करने के बाद x एंड y की वैल्यू, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन आपको पता करना है। दोनों का सम दे रखा है 156, मतलब दोनों को जब ऐड करें x एंड y वो है आपका 156। आपको x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। आप ये 100 से 100 कट हो जाएगा एंड इसको कट करें 3 पे तो 4/5। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x/y मल्टीप्लाई है 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 4/21। ये आपका 5 क्या होगा, उधर जाके डिवाइड में है नीचे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा एंड 4 आपकी वैल्यू इधर। तो यहाँ से क्या बनता है x एंड y की वैल्यू, x एंड y आपका बन जाता है 5:21।
अब ये बोला कि दोनों का जो सम है मीन्स x प्लस वाई वो कितना है 156, ठीक है। x की वैल्यू 5 है, मान लेते हैं कि हम 5x है कंसिडर कर लेते हैं, और ये 21x है, तो x प्लस वाई दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा 21 एंड 5 26, 26x की वैल्यू आपके पास 156 है। तो यहाँ से हम सॉरी a कंसिडर कर लीजिए, x छोड़िए इसको क्योंकि x एंड y तो सेम आपका बार बार आ रहा है ना। तो 26a इज इक्वल टू 156 है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 156, डिवाइड करेंगे इसको 26 से, कितना आंसर बनेगा आपके पास 6। तो हमारे पास एक a की वैल्यू 6 आ गई। आपसे न्यूमरेटर पूछा है तो 5a की वैल्यू है 6, तो आप क्या करेंगे 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 30। यहाँ पे 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 126। ये है आपका न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। क्या पूछा है इन्होंने, न्यूमरेटर पूछा है, तो इसका आंसर होगा 30। अगर डिनोमिनेटर पूछा तो 126। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन है इस चेकलिस्ट के अंदर, तो आज हम पूरे कंप्लीट कर रहे हैं। 95% ऑफ ए एंड बी दो नंबर मान रखे हैं, तो इन्होंने बोला कि 95% मतलब किसी भी चीज़ का 95% अगर हम देखें ए का, तो वो इक्वल है 115% ऑफ बी के। डिफरेंस हमें क्या दे रखा है, ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है 136। आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले ए एंड बी फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू निकालते हैं। अगर हम इसको कट करें तो 100 से 100 कट हो गया। यहाँ पे कितना फ्रैक्शन में वैल्यू कटेगी 5 पे कट करें इसको तो 45, एंड ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 तिया 15, मीन्स 19a इज इक्वल टू 23b। यहाँ से a और b की अगर आपको वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 23 और b की वैल्यू कितनी है 19, क्योंकि a की ये वैल्यू है b की ये वाली वैल्यू। 23 और 19 हमें पता लग गया। डिफरेंस है 136। डिफरेंस कैसे निकलेगा, आप इसको ऐसे कंसिडर करिए, एक किस्म से ये ऐसे भी है ना a एंड b 23 एंड 19। अब देखिए अगर ये 23x है और ये 19x है तो इनके बीच में कितने रेशो का डिफरेंस है 4 रेशो का डिफरेंस है। इट मीन्स 4 रेशो का डिफरेंस किसके इक्वल है 136 के इक्वल। 1 रेशो की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है 136 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आएगा 34। 34 इट मीन्स 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 34। हमसे किसका पूछा है बी का, बी क्या है 19x के इक्वल है 19x। x की वैल्यू 34 आई है तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, b इज इक्वल टू 19 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया कितना 646 आपका आंसर होगा। अगर हमसे a की पूछता तो 34 को 23 से मल्टीप्लाई कर देते, अभी b का पूछा है तो 19 को 34 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 2 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days वर्किंग 8 hours पर डे। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 men 15 days के अंदर 8 hours मतलब काम करके अपना काम कंप्लीट करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ क्या दे रखा है कि 3 women वर्किंग 4 hours मतलब 16 days के अंदर 4 hours काम करके सेम काम कंप्लीट करती हैं। अब आपको निकालना क्या है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय अ बॉय हुज एफिशिएंसी इज 50% मोर देन अ वुमेन एंड वर्किंग 2 hours अ डे। मतलब विमेन की एफिशिएंसी से 50% ज़्यादा बॉय की एफिशिएंसी है और वो हर रोज़ 2 घंटे काम करे तो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए मैन और वुमेन की एफिशिएंसी। वो कैसे निकलेगी, जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं 2 men 15 days में काम कंप्लीट करता है 8 hours, तो आप ऐसे करिए, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मैन लिख सकते हैं इसको, 15 days 8 hour और इक्वल हो जाएगा 3 women 16 days एंड 4 hours। मतलब मीन्स मैन का टोटल वर्क इज इक्वल टू वुमेन का टोटल वर्क। ऐसे ही हम उनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, तो आप कट कर दीजिए जितना ये कट हो रहा है, कितने पे कट होगा ये 4 पे कट करें तो यहाँ पे 2 एंड ये 2 and 2 कट करेंगे तो 4 रह जाएगा आपके पास, 3 पे कट करेंगे तो 5 रह जाएगा। इट मीन्स 5 men इज इक्वल टू 4 women। तो यहाँ से मैन और वुमेन की क्या एफिशिएंसी आ जाती है आपके पास, मैन एंड वुमेन। मैन की एफिशिएंसी है ये वाली एंड वुमेन की है ये, तो 4 men इज इक्वल टू 5। यहाँ से आपको क्या चीज़ प्रूव हुई कि जितना काम 4 men करते हैं उतना काम कितनी वुमेन्स करती है 5 women's कर रहे हैं, ठीक है। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ गई। उसके बाद बोला है कि जो बॉय की एफिशिएंसी था वो विमेन से भी 50% ज़्यादा है, तो हम बॉय की एफिशिएंसी कितनी निकालेंगे, विमेन की कितनी है आपके पास यहाँ पे 5, इससे 50% ज़्यादा मतलब 150/100, ये इसकी एफिशिएंसी निकल गई। कितना टाइम लग रहा है इसको 2 घंटे। हमें डेज़ का तो अभी नहीं पता इसका, तो डेज़ है इसका यहाँ पे,
ठीक है, ये पूरा बॉय का टोटल वर्क हमारे पास निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं, वुमेन से इसको कंपेयर करते हैं, या तो आप मैन से कर लीजिए या वुमेन से। जब भी एक का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क जिसका भी कंपेयर कर रहे हैं, अगर मैन का कर रहे हैं तो मैन का टोटल वर्क और डिवाइड करेंगे बॉय के टोटल वर्क से। यहाँ पे हम वुमेन से अगर इसका कंपैरिजन दे रखा है तो मान लीजिए वुमेन से कंपेयर करते हैं, तो वन वुमेन का टोटल वर्क कैसे निकलेगा, जितनी भी वैल्यू हैं 3, 16 एंड 4 इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 5, उसका टोटल वर्क आ जाएगा। हम वुमेन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, 3 वुमेन्स 16 डेज लग रहे हैं उनको और 4 घंटे काम करेंगे। यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी कितनी है 5, तो 5 करेंगे इज इक्वल टू बॉय का 5 एफिशिएंसी वुमेन से ही तो निकल के आई थी, ये सारा इज इक्वल टू 2 एंड डेज यहाँ पे लिख दीजिए। हमें ये डेज चाहिए तो ये क्या करेंगे, सारी चीज़ें उधर जाके डिवाइड में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में है ये 150 एंड 2 और ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब जस्ट आपको सोल्व करना है, डेज आ जाएंगे कितने नंबर ऑफ डेज, 50 पे कट करें तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपके पास, ये 2 हो जाएगा एंड ये कितना होगा 3, 3 से ये 3 कट हो जाएगा, 5 से 5 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो कितना बच गया आपके पास, 16 एंड 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 64। इट मीन्स बॉय को कितना टाइम लग रहा है, 64 डेज लग रहे हैं उस काम को कंप्लीट करने में। फर्स्ट चेकलिस्ट कंप्लीट हो गई है, डेली की कम से कम 2 वीडियोस आपको मिल जाएंगी चेकलिस्ट की, आप कंप्लीट करिए। शुरू से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आप डेली के कम से कम 20 से 40 क्वेश्चन डेली कर सकते हैं ना 2 चेकलिस्ट के, अर्थमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। डेली का 2 वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए अर्थमेटिक को अच्छा करने के लिए। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेशन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी PDF या फिर वीडियो अगर जो अवेलेबल है, जो भी न्यू वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाता है। चलिए यहाँ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।